हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, आज का टॉपिक है सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस। दोस्तों, इसको इनडायरेक्ट वार्पिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको सेक्शनल वार्पिंग भी बोला जाता है। दोस्तों, अब एक्चुअल में सेक्शनल वार्पिंग होती क्या है, पहले तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको वार्पिंग क्या होती है। तो वार्पिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, टू प्रिपेयर ए वार्प शीट ऑफ द वार्प यार्न इन which the barb ends are equally spaced and parallel to each other। मतलब वार्प के धागे की एक ऐसी शीट प्रिपेयर करना जिसके अंदर बहुत सारे वार्प के धागे होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और उनमें इक्वल स्पेस होता है, फिर एक कंटिन्यूस लेंथ भी होती है वार्प शीट की। तो दोस्तों, दो मेथड होते हैं, उन दो मेथड में से मैं आज एक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेथड है सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस। तो सेक्शनल वार्पिंग में क्या करते हैं दोस्तों, कि जो बीम होता है अपना, वो टू पार्ट में बनता है। टू पार्ट इन द सेंस मतलब टू स्टेप में बनता है। तो कैसे बनता है, एक सबसे पहले जो वार्प एंड्स होते हैं उनको वार्पिंग ड्रम के ऊपर रब किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है। इसके बाद में जब आपके सारे धागे वार्पिंग ड्रम पर लपेट दिए जाते हैं, उसके बाद में उन सारे धागों को बीमिंग डिवाइस के थ्रू वीवर्स बीम पर ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ये सेक्शनल वार्पिंग है, ये कहाँ पे यूज होती है और इसके एडवांटेज क्या हैं। दोस्तों, तो ये सेक्शनल वार्पिंग है, मोस्टली क्या होता है, ये डबल प्लाई या मोर देन वन प्लाई यार्न में यूज होता है। ऐसे धागों की वार्पिंग में यूज़ किया जाता है जिन धागों में एक से ज़्यादा प्लाई चल रही होती है, या फिर यदि आपको कहीं पर मल्टी कलर वार्प बनाना होता है तो उसमें हम ज़्यादातर डायरेक्ट वार्पिंग का यूज़ ना करके सेक्शनल वार्पिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों, यदि आपको कंटिन्यूस फिलामेंट के धागे की वार्पिंग करनी है तब भी हम सेक्शनल वार्पिंग पे करते हैं। दोस्तों, अब एक चीज़ और होती है कि आप कहेंगे कि क्या ये हार्ड एंड फास्ट है कि हम इस मशीन पे डबल प्लाई के धागे ही चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे आप सिंगल प्लाई के भी धागे चला सकते हैं और फिर उनको क्या होगा कि आपको बीम को साइजिंग पे ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट मोस्टली यही होता है कि कोई भी पैटर्न का बीम हो और वो या प्लेन का बीम हो, कोई सा भी हो, डबल प्लाई का हो या मोर देन वन प्लाई का हो, उसको हम हमेशा सेक्शनल वार्पिंग पे ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें साइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है सेक्शनल वार्पिंग मशीन का और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है क्रील। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये क्रील है। ये देखिए दोस्तों, ये क्रील का पिक्चर है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपके पास में धागा आता है वार्पिंग मशीन पर, वो या तो कोन फॉर्म में होगा या चीज फॉर्म में होगा या स्पूल फॉर्म में होगा। तो ये जो यार्न के पैकेज होते हैं वो क्रील के ऊपर माउंट किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो क्रील होती है, ये जो आयरन के स्क्वायर सेक्शंस वगैरह होते हैं या पाइप होते हैं उनसे बनी होती है। तो उसमें जो कोन होते हैं वो कोन होल्डर पर रखे जाते हैं। मतलब जो कोन होल्डर होते हैं वो आपके वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते हैं, बोथ साइड में होते हैं, और 50 कॉलम ऑफ कोन होल्डर इन बोथ साइड ऑफ द क्रील आर देयर इन द क्रील ऑफ सेक्शनल वार्पिंग। मतलब एक साइड में कितने कॉलम होते हैं, 50 कॉलम होते हैं और रो 8 होती हैं। दोस्तों, द क्रील ऑफ सेक्शनल वार्पिंग कंटेन्स 8 रो। द नंबर ऑफ कॉलम्स वेरीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्रील कैपेसिटी। ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, अभी हमने आपको बताया हुआ कि 50 होते हैं, ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो क्रील की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, इन दिस क्रील यार्न पैकेज आर माउंटेड ऑन द कॉन होल्डर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्रील। तो जो आउटसाइड के कॉन होल्डर होते हैं उनके ऊपर हम सबसे पहले पैकेज को माउंट करते हैं। आफ्टर लोडिंग द यार्न पैकेज ऑन द क्रील, द स्टैंड ऑफ द क्रील आर रिवॉल्व एट 180 डिग्री।
क्या करते हैं, जब हमारी सारी क्रिल रेडी हो जाती है लोडिंग होके, इसके बाद में हम सारे जो पैकेज होते हैं या जो आपके स्टैंड होते हैं, कोन होल्डर स्टैंड होते हैं, उनको हम 180 डिग्री पर टर्न कर देते हैं। द यार्न गाइड एंड ए टेंशनर आर प्रोवाइडेड इन द क्रिल फॉर ईच वार्प एंड। ये जो आपकी क्रिल होती है इसमें यार्न गाइड भी लगी होती है, उसके बाद उसमें क्या लगा होता है, उसमें टेंशनर भी लगा होता है, टेंशनिंग डिवाइस लगी होती है। दीज आर माउंटेड ऑन द आयरन फ्रेम, ये आयरन फ्रेम के ऊपर माउंट होते हैं। विच कैन मूव अवे बाई रोटेटिंग हैंड व्हील और इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब जो हमारा जो आयरन स्टैंड होता है जिसमें हमारे टेंशनर लगे होते हैं और जिसमें हमारे थ्रेड गाइड वगैरह लगे होते हैं, उनको हम जो पैकेज से डिस्टेंस घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए अरेंजमेंट लगा होता है, वो या तो हैंड व्हील की सहायता से ऑपरेट होता है या एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उसकी सहायता से हम उस डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। द यार्न कमिंग फ्रॉम पैकेज फर्स्ट ऑफ ऑल पासिस थ्रू दी सेरामिक यार्न गाइड। तो जो पैकेज होल्डर से धागा आता है वो सबसे पहले किससे पास होता है, आपके सेरामिक यार्न गाइड से पास होता है। उसके बाद में वो टेंशनर से पास होता है दोस्तों। ये जो आपका टेंशनर होता है दोस्तों, ये क्या करता है, आपके वार्प के धागों को टेंशन प्रोवाइड करता है, सफिशिएंट टेंशन देता है। तो नॉर्मली जो आपकी क्रिल होती है उसमें इन्वर्टेड कप और डेड वेट वाशर वाले टेंशनर यूज करे जाते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपको टेंशन बढ़ाना है तो आप वाशर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं या वाशर का वजन बढ़ा सकते हैं। घटाना है तो पतले वाशर डाल सकते हैं, वाशर कम भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके यार्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोर्स काउंट यूज़ कर रहे हो वार्प में या फाइन काउंट यूज़ कर रहे हो। यदि फाइन काउंट यूज़ करोगे तो उसमें हम टेंशन कम रखते हैं, और जब कोर्स काउंट चलाते हैं तो उसमें टेंशन ज़्यादा रखा जाता है, उसके लिए हम वाशर को बढ़ा देते हैं दोस्तों। क्या होता है कि आज के डेट में क्रिल ऑटोमेटिक भी आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो इंडिविजुअल धागे का टेंशन होता है वो एक साथ में सारे धागों का टेंशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो मैकेनिज्म उसमें फिट होता है। उसमें क्या होता है कि एक मोटर लगी होती है, हम उस मोटर का बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका टेंशन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जितना आपको रिक्वायर्ड है वो आपका टेंशन आ जाएगा दोस्तों। अब नाउ द वार्प एंड पासेज थ्रू मैनी सेरामिक गाइड्स विच आर अरेंज्ड एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। दोस्तों ये जो आपकी धागा है आपके थ्रेड गाइड से और टेंशनर से, फिर ये जाता है आपके सेरामिक के बहुत सारे थ्रेड गाइड लगे होते हैं तो उनसे पास होता है। तो ये जो थ्रेड गाइड होते हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है आपकी क्रिल की लेंथ के ऊपर। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत सारी सेरामिक गाइड्स लगे होते हैं उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उनका ऑब्जेक्ट होता है कि जो आपके बार के धागे आ रहे हैं या बार एंड्स आ रहे हैं उनको एक दूसरे से इंटेंगल ना होने दे और उनको पैरेलल रखे दोस्तों। अब सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, दीज गाइड्स इज टू प्रोवाइड एनफ सपोर्ट टू ईच एंड। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो गाइड होते हैं आपके थ्रेड को सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। सपोर्ट से मेरा मतलब है यहाँ पे सपोज करिए ये जो गाइड की डिस्टेंस है, गाइड टू गाइड डिस्टेंस अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है, धागा ड्यू टू ऑन वेट, मतलब धागा अपने वजन से ही वो नीचे की तरफ लटकने लगता है और सैगिंग आ जाती है दोस्तों। तो वहाँ से भी इंटेंगल हो सकता है और आपको टेंशन वेरिएशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सपोर्ट भी देते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका बार का धागा जाता है आपके बार स्टॉप मोशन के ड्रॉप वायर में, और इस बार स्टॉप मोशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे ही आपका बार का धागा कोई टूटता है तो आपकी मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है और आपकी क्रिल के ऊपर एक इंडिकेशन आ जाता है। वो लैंप बता देती है कि कौन से रो में आपका धागा टूटा हुआ है। तो आपका बार पर जाएगा, वहाँ से धागे को रिपेयर करेगा और दोबारा से फिर मशीन को स्टार्ट कर देगा दोस्तों। अब एक पार्ट होता है सेपरेटिंग रॉड्स। ये देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाए हुए हैं, ये सेपरेटिंग रॉड्स हैं। ये देखिए दोस्तों एसएस की होती हैं दोस्तों, इस पर जंग नहीं लगनी चाहिए। और क्या होता है कि जैसे आपका धागा बार स्टॉप मोशन से
पास होता है, उसके बाद में सीधा इन सेपरेटर्स के थ्रू जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये इसके नीचे गया, ये इसके नीचे गया, इसके नीचे गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इनमें सब में धागा पास हो रहा है। तो इनका क्या काम होता है, ये जो सेपरेटर होते हैं जो धागे को इंटेंगल होने से बचाते हैं और यान के मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं दोस्तों। अब ये जो सेपरेटर्स रॉड होते हैं, तो ये यदि आप कोई सिंगल धागे का बीम बना रहे हो जिसके अंदर पैटर्न चला रहे हो या नहीं भी चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको मल्टी लीज डालनी पड़ती है। मल्टी लीज डालने के लिए इन सेपरेटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये 8 रो बन के आ रही हैं। तो यहाँ से एक धागा डाल देते हैं, फिर ये सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ, इस तरीके से हम यहाँ पे 7 लीज डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों लीज रीड। तो देखिए दोस्तों लीज रीड ये हमने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ये है लीज रीड है। ये एक न्यूमेटिक पंप होता है, उसके ऊपर ये फिटेड होती है। क्या होता है, लीज रोड क्या करती है, आपकी लीज की स्ट्रिंग डालने के टाइम पे ये अप एंड डाउन का मूवमेंट करती है। इसकी डिजाइन इस तरीके से होती है दोस्तों कि एक बार जब ये डाउन जाएगी तो आधे धागे ऊपर यहाँ चले जाते हैं और आधे धागे नीचे रहते हैं। तो ऑपरेटर क्या करता है, अपने हाथ से आधे धागे ऊपर आधे धागे नीचे करके एक स्ट्रिंग डाल देता है। फिर ये रीड ऊपर चली जाती है दोस्तों। तो ऊपर जाने के बाद में फिर जो धागे ऊपर थे आपकी स्ट्रिंग में वो नीचे आ जाएंगे और जो नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे। फिर एक धागे की स्ट्रिंग डाल देता है और इस धागे की स्ट्रिंग को हम लीज बोलते हैं दोस्तों। तो इस लीज से क्या होता है दोस्तों कि आपके धागे बिल्कुल क्रॉस नहीं होंगे, एंड टू एंड बिल्कुल अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। अब होता है दोस्तों, एक होती है फ्लैट रीड और वी रीड और इसकी माउंटिंग टेबल। दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाई हुई है मैंने आपको, ये हमने यहाँ पे फ्लैट रीड दिखाई हुई है, ये फ्लैट रीड लगी हुई है। अब यहाँ पे आप फ्लैट रीड की जगह पे वी शेप रीड भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, ये अभी आपको ये तिरछी दिख रही है, क्यों दिख रही है कि हम जब यहाँ पे कभी भी ये जो धागे भरे हुए हैं इस फ्लैट रीड में, ये डेंटिंग ऑर्डर निकालते हैं, ये देखते हैं कि एक डेंट में कितने धागे आ रहे हैं दोस्तों। सपोज करिए आपके सेक्शन की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, हमने सारा कैलकुलेशन करा। अब इसमें पूरे पूरे धागे नहीं आ पा रहे हैं, मतलब ना तो मतलब होल नंबर नहीं आ रहा पर डेंट में। तो उसमें क्या करते हैं, किसी में 2 भरेंगे, किसी में 3 भरेंगे, इस तरीके से भरते जाते हैं। तो भरने के बाद में भी क्या होता है कि आपकी जो सेक्शन बेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो फिर यहाँ पे ये जो रीड होती है नीचे से हल्का सा इसको हम एंगल दे देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसकी सेक्शन विड्थ थोड़ी सी घट जाती है, यानी कि ये जो सेक्शन विड्थ एडजस्ट करने के लिए इसको हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, मतलब उसका जो एंगल होता है चेंज कर देते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों आता है गाइड रोलर। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये गाइड रोलर है। ये गाइड रोलर का क्या काम होता है, आपके जो बार का धागा होता है सेक्शन में उसको गाइड करते हैं, और ये इनमें कोई ड्राइव नहीं होती है, ये ड्यू टू बार टेंशन ही मूव करते हैं। तो ये बहुत फ्रीली घूमने चाहिए। ये देखिए ये आपका स्टील का रोलर है और ये यहाँ पे कोरिगेटेड है। इससे क्या होता है, जब ये जो कट लगा हुआ है, एक कट लगा हुआ है, एक इसके अपोजिट साइड में लगा हुआ है, तो इन धागों को ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने नहीं देता, इसको थोड़ा बहुत फैलाता रहता है दोस्तों। और ये जो गाइड रोलर होता है इसका ये जो फ्रंट वाला है, यहाँ पे इस तरीके का अटैचमेंट होता है कि इसको बाहर, ये जो यहाँ पे भी नॉब दिख रहा है इसको हम बाहर खींचते हैं तो ये आपका गाइड रोलर ये वाला फ्री हो जाता है, और इसको हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे आसानी से लीज डाल देते हैं। इसके बाद में फिर से उसको अपनी जगह पे फिट कर देते हैं। इसमें फिट करने में कोई परेशानी नहीं आती है, वो 1-2 सेकंड का काम होता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों वार्पिंग ड्रम। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए वार्पिंग ड्रम ये दिखाया हुआ है दोस्तों। दिस इज ए मेटालिक ड्रम, ये मेटल का बना होता है। इट्स डायमीटर वेरी फ्रॉम 2.5 to 3 मीटर्स अकॉर्डिंग टू द मेक ऑफ द मशीन। ये जो आपका वार्पिंग ड्रम होता है मशीन के मेक के अनुसार 2.5 से 3 मीटर का डाई का होता है। और दोस्तों द लेंथ ऑफ ड्रम वेरी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम बीम विड्थ रिक्वायर्ड टू बी रैप्ड। मतलब आपकी जो इसकी जो ड्रम है वार्पिंग ड्रम, इसकी जो लेंथ होती है आपको मैक्सिमम कितनी चौड़ाई का बीम बनाना उसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। और जो आपकी जो ड्रम है एक साइड में इसकी शेप कॉनिकल होती है जो फ्लैट सरफेस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए यहाँ पे तो ये कॉनिकल शेप में दिख रही है आपको। तो इसकी जो कोन लेंथ वेरीज फ्रॉम
1100 to 1200 mm तक लगभग इसकी वैरी करती है दोस्तों। जो कॉनिकल पोर्शन होता है ड्रम का, उसकी जो सरफेस होती है उसमें इस तरीके का हम पेंट करते हैं, मतलब दानेदार पेंट किया जाता है, जिससे कि आपका जो बीम लपट रहा है उसके ऊपर जा रहा है, उससे जो धागा वार्प का स्लिप ना करे। और ये जो आपका वार्पिंग ड्रम होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो वहाँ पे सारे बटन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको दोस्तों। अब एक होता है हाइड्रोलिक डिस्क और ड्रम ब्रेक। दोस्तों आजकल की मशीनों में क्या होता है कि दो तरीके के ब्रेक आते हैं, एक होता है डिस्क ब्रेक, एक होता है ड्रम ब्रेक। दोस्तों जो डिस्क ब्रेक होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ड्रम ब्रेक में ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आते हैं दोस्तों। तो ये जो डिस्क ब्रेक होता है इसके अंदर जो हम रोलिंग टेंशन होता है या बीमिंग टेंशन मैक्सिमम दे सकते हैं, जबकि जो आपका ड्रम ब्रेक होता है उसके अंदर हम ज़्यादा बीमिंग टेंशन देने में प्रॉब्लम फेस करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है वो सिंपल सा होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक तो दोनों तरफ इसमें डिस्क ब्रेक में दोनों तरफ ब्रेक होते हैं, मतलब डिस्क लगे होते हैं, तो ब्रेकिंग डिस्क होते हैं। उनके ऊपर क्या होता है, जो ब्रेक शू होते हैं वो माउंट होते हैं। तो ब्रेक शू जो माउंट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके हाइड्रोलिक सिस्टम से। मतलब जैसे ही आपकी मशीन बंद होती है तो बंद होने पे क्या होता है कि जो आपके ब्रेक शू हैं वो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे होते हैं उनमें। तो जैसे ही वहाँ पे आपके हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑयल की फीडिंग होती है, जब ऑयल की फीडिंग होगी तो ब्रेक शू जाके आपके डिस्क में चिपक जाते हैं और आपकी मशीन इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। और जो ड्रम ब्रेक होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ब्रेक बेल्ट लगाए जाते हैं, तो वो ब्रेक बेल्ट होता है वो मूवमेंट करता है। जैसे ही आपकी मशीन बंद होगी तो ब्रेक बेल्ट है ब्रेक ड्रम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और आपकी मशीन को बंद कर देता है। अब दोस्तों एक आता है ड्रम ट्रैवर्स मोशन और ड्रम ट्रैवर्सिंग मोशन। क्या होता है कि जो आपकी मशीन होती है, एक आयरन की रेल बनी होती है, उसके ऊपर माउंट होती है और आपके मशीन में 4 व्हील लगे होते हैं जो मैकेनिज्म से अटैच होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मशीन है वो लेफ्ट में भी ट्रैवर्स कर सकती है, राइट में भी ट्रैवर्स कर सकती है। दोस्तों आपके ड्रम को ट्रैवर्स करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। क्या होता है दोस्तों कि ट्रैवर्स करने के लिए एक तो गियरिंग सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर मोशन देती है गियर्स को, तो गियर्स से ही आपका जो ड्रम होता है वो ट्रैवर्स करता है। जब सपोज करिए आपने एक सेक्शन डाला, एक सेक्शन जब रैप हो गया तो उसको हम रीसेट करते हैं, तो वो जितना चौड़ाई का सेक्शन था वो उतनी ही जगह छोड़ देती है। दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे ये काम करती है। When the yarn is bound over the cone drum, the drum moves in the right direction। यहाँ पे हमने लेफ्ट लिख दिया गलती से, ये राइट है, तो राइट डायरेक्शन ग्रेजुअली टू अचीव द कॉनिकल शेप ऑफ द सेक्शन। मतलब सेक्शन की कॉनिकल शेप अचीव करने के लिए आपका ड्रम राइट डायरेक्शन में मूव करता है। ये स्क्वायर थ्रेडेड शाफ्ट rotates through gearing and electric motor with the drum। दोस्तों ये जो ट्रैवर्सिंग मोशन होती है वो किसके थ्रू होती है, एक थ्रेडेड शाफ्ट होती है, वो इलेक्ट्रिक मोटर और गियरिंग सिस्टम के सहायता से घूमती है। दिस शाफ्ट कैरीज द ड्रम इन लेफ्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग वार्पिंग। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो शाफ्ट होती है आपके ड्रम को ड्यूरिंग वार्पिंग राइट साइड में ले जाती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक इनकोडर इज फिटेड एट द वन एंड ऑफ दिस शाफ्ट। दोस्तों ये जो थ्रेडेड शाफ्ट होती है इसके ऊपर एक शाफ्ट इनकोडर लगा होता है। उसका काम क्या होता है, वो आपके जो थ्रेडेड शाफ्ट है उसके रोटेशन को काउंट करता है और उसको अपने सॉफ्टवेयर में भेजता रहता है। व्हेन सेक्शन इज कंप्लीटेड, जब सेक्शन कंप्लीट होता है, द मशीन मूव्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन बाय प्रेसिंग रीसेट पुश बटन। अब क्या होता है, जैसे ही आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ, आपने रीसेट बटन दबाया, आपकी मशीन लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेगी। द मशीन ट्रेवल्स द डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द राइट डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस इक्वल टू सेक्शन विड्थ। अब जो आपकी जो मशीन है लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी ट्रेवल करेगी,
वो करेगी आपकी एक तो सेक्शन बेस जितना आपका है, प्लस जो आपकी पहले जितनी राइट डायरेक्शन में गई थी वो, तो दोनों का जो टोटल होगा उतनी ही डिस्टेंस आपकी मशीन का जो ड्रम है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। दोस्तों यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और एक होती है वैक्सिंग डिवाइस। दोस्तों वैक्सिंग डिवाइस क्या होती है, आपके ड्रम के पीछे माउंट होती है, इसमें 3 रोलर होते हैं दोस्तों। एक तो होता है वैक्सिंग रोलर और 2 होते हैं गाइड रोलर। देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये टैंक है या आप इसको ट्रे भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर या तो आप कोई बाइंडर लगाना होता है, पैडिंग करनी बाइंडर की, तो पैडिंग कर सकते हो। जैसे लिनन का बीम बनाते हो तो उसमें किसी बाइंडर की पैडिंग करते हैं। और आप सपोज करिए वैक्स लगाना चाह रहे हो तो मोल्टन वैक्स इसके अंदर भरी जाती है, वो वैक्सिंग डिवाइस में आता है, केटल वगैरह होता है उसके अंदर वैक्स गर्म होती रहती है और इसके अंदर आती रहती है। तो ये रोल है, ये इसके अंदर डिप होकर घूमता रहता है और ये जो 2 रोल है, एक रोल ये है, एक रोल ये है, ये इसको गाइड करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आपकी रोलिंग हो रही होती है तो बाल्ब चल रहा होता है, वो इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। और जो आपका वैक्सिंग रोलर होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। तो क्या होता है दोस्तों, अब ये जो वैक्सिंग रोलर होता है मिडल वाला, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका जो रोटेशन होता है, इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। वो या तो आप वो किसी गियर बॉक्स की सहायता से गियर चेंज करके भी कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोस्तों इसके ऊपर एक हम गियर लगा देते हैं और इसको हम एक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। और मोटर जो होती है वो एसी ड्राइव से कंट्रोल होती है, जो जितनी मोटर की स्पीड हमें चाहिए होती है या जितनी हमें वैक्स लगानी है वह परसेंटेज, या कोई भी बाइंडर लगा रहे हैं तो उसका परसेंटेज कंट्रोल करने के लिए हम एसी ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वैक्स की या बाइंडर की वो हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों इसमें बीमिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि बीमिंग सिस्टम का काम होता है कि ड्रम से बाहर की शीट को वीवर्स बीम के ऊपर ट्रांसफर करना। दोस्तों जो बीमिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, एक तो होता है बीम लोडिंग अरेंजमेंट होता है, बीम ट्रैवर्स अरेंजमेंट होता है और एक ड्राइव मैकेनिज्म होता है। द एम्प्टी बीम इज माउंटेड ऑन द बीमिंग सिस्टम बाय मींस ऑफ लोडिंग सिस्टम। यानी कि जो एम्प्टी बीम होता है उसको लोडिंग की सहायता से बीमिंग सिस्टम के ऊपर माउंट किया जाता है। ए आयरन फ्रेम इन ईच साइड ऑफ द मशीन स्लाइड्स ओवर द स्लाइड रेल। दोस्तों दोनों साइड में एक आयरन के ढांचे बने होते हैं, वो स्लाइडिंग रेल के ऊपर मैनुअली और मोटराइज सिस्टम से लेफ्ट राइट में स्लाइड कर सकते हैं। दीज फ्रेम्स आर मूव्ड लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ square threaded shaft fitted across the full width of the machine. When this shaft rotates in the threaded bracket attached with the iron frame, मतलब आयरन फ्रेम के साथ में एक थ्रेडेड ब्रैकेट अटैच होता है, उसके अंदर ये थ्रेडेड शाफ्ट होती है। जब ये रोटेट करती है इट कैरीज द आयरन फ्रेम लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। तो जैसे ही शाफ्ट आपकी रोटेट करेगी, आपके जो आयरन के फ्रेम होते हैं उनको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में ले जाएगी। द लेफ्ट साइड फ्रेम कैन बी मूव्ड also by hand wheel which moves on the toothed rack with the help of gear। मतलब ये है कि आपका जो लेफ्ट साइड का जो आयरन फ्रेम है उसको हम मैनुअली भी लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं। द एडोप्टर माउंटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द बीम आर एंटर्ड इन द होलो शाफ्ट। जो हम वीवर्स बीम के ऊपर एडोप्टर लगाते हैं उनको होलो शाफ्ट के अंदर डाल देते हैं। दिस शाफ्ट कैन बी लिफ्टेड और लोअर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बाई हाइड्रोलिक प्रेशर। दोस्तों ये जो शाफ्ट होते हैं तो उनको हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता से। आपका जो लेफ्ट साइड का होलो शाफ्ट होता है वो फ्री होता है, उसको कोई मोशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो राइट शाफ्ट का होलो शाफ्ट होता है वो एक पॉजिटिव ड्राइव से कनेक्ट होता है, ये आपके पूरे लीवर्स बीम को घुमाता है। This shaft receives the rotational motion through an electric motor and reduction gearbox। ये जो राइट साइड का होलो शाफ्ट होता है ये इलेक्ट्रिक मोटर और रिडक्शन गियरबॉक्स की सहायता से मोशन प्राप्त करता है। This shaft is connected to gearbox through a universal
joint which maintain the alignment automatically during lifting and lowering the beam। ये जो आपका शाफ्ट होता है एक यूनिवर्सल जॉइंट से कनेक्टेड होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बीम को ऊपर नीचे करते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट होता है मोटर से गियर बॉक्स से जो कनेक्ट होने का वो डिस्टर्ब नहीं होता है। दोस्तों एक होती है इसके अंदर फुल बार स्टॉप मोशन होती है, तो इसमें क्या होता है हमारा जो शाफ्ट इनकोडर होता है वो हमेशा आपके रोटेशन को काउंट करता है, और एक कंट्रोल पैनल होता है जो रोटेशन होता है उसको लेंथ में कन्वर्ट करता जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब हम अपने कंट्रोल बॉक्स के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड लेंथ फिट करते हैं, जब वो लेंथ पूरी हो जाती है तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है दोस्तों। एक होता है मल्टी लीज स्टॉप मोशन हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों हमारे कंट्रोल बॉक्स में एक ऑप्शन होता है, यदि आपको एक बड़ा बीम बनाना है उसको 3 भाग में बराबर बराबर बांटना है और आपको लीज भी चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं हम कि अपने कंट्रोल पैनल के अंदर एक लेंथ सेट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लीज की, कि सपोज करिए 3000 मीटर का बीम बनाया और आपको वो करना है 3 पार्ट में डिवाइड, तो उसके लिए हम पहले लीज लेंथ डाल देंगे आपकी 1000 मीटर पे, दूसरी डाल देंगे 1000 मीटर पर, तीसरी डाल देंगे 1000 मीटर पर। तो जब भी आप वार्पिंग कर रहे होंगे तो जैसे 1000 मीटर अचीव होगी आपकी मशीन बंद हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली लीज डालिए मैनुअली डालिए और उसके बाद फिर चालू कर दीजिए, फिर नेक्स्ट जब लीज लेंथ आएगी तब फिर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी लीज स्टॉप मोशन की सहायता से एक से ज़्यादा लीज डाल सकते हैं। दोस्तों एक होता है हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक वाल्व लगे होते हैं, एक मोटर होती है, उसके अंदर एक हाइड्रोलिक पंप होता है, फिल्टर भी होता है दोस्तों, और एक ऑयल टैंक होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है, 2 प्रेशर गेज भी लगे होते हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो फंक्शन हो रहे होते हैं दोस्तों, जैसे कि यदि आप मशीन को जब चालू करते हैं तो जब जैसे ही मशीन बंद होती है तो उस टाइम पे आपके ब्रेक लगे होते हैं, जैसे ही आपने इंचिंग का बटन दबाया, फर्स्ट का बटन दबाया, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेक खुल जाएंगे। वो किसकी सहायता से होगा, ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है इसमें से कोई सा भी मैग्नेटिक वाल्व जो उसका होगा वो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा ब्रेक का और आपकी मशीन चल पड़ेगी दोस्तों। और जैसे ही आपको ब्रेक लगना होगा तो दूसरा वाल्व एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी मशीन बंद हो जाएगी। और जब आप रोलिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो बीमिंग प्रेशर होता है, कितना वाल्व खुलना चाहिए कितना नहीं खुलना चाहिए, तो उसकी सहायता से आप इसको कंट्रोल करेंगे दोस्तों। एक होता है सिग्नल लैंप, ये दिखाया हुआ है मैंने आपको। अब ये सिग्नल लैंप क्या करता है दोस्तों कि सपोज करिए आपकी मशीन रेडी टू ऑपरेशन है तो ग्रीन लाइट जलेगी, और आपका सपोज करिए सेक्शन पूरा हो गया, धागा टूट गया तो ग्रीन लाइट आएगी। तो इस तरीके से जो भी इनके फंक्शन होते हैं वो तीनों फंक्शन काम करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, एक होता है मॉनिटर, ये है आपका मॉनिटर है, इसके अंदर कीपैड भी है और इसके अंदर ये डिजिट भी हैं, तो इससे आप अपनी मशीन के अंदर जो भी वार्पिंग के पैरामीटर हैं वो सेट कर देंगे, जो भी चाहिए होता है। वार्प लेंथ है, वार्प काउंट है, आपकी फ्लैंज टू फ्लैंज डिस्टेंस है, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, आपकी जो कील कैपेसिटी जो आपने यूज़ करी है वो आप फीड कर देंगे। अब इस मशीन में ये सब इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें एक प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल होता है, मतलब पीएलसी होती है। ये पीएलसी इस तरीके से डिजाइन होती है, ऑटोमेटिकली काम करती है, ये सारे सिग्नल रिसीव करती है, डाटा को एनालाइज करती है, फिर रिवर्स सिग्नल देती है बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ दोस्तों जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, जो मैंने वर्किंग प्रोसीजर और प्रिंसिपल सेक्शनल वर्किंग का आपके साथ में डिस्कस किया है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। यदि आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा दोस्तों। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।